आप सभी दर्शकों का हल्ला बोल जन संवाद न्यूज चैनल में स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि धौलपुर अभिभाषक संघ 2024-25 के चुनाव जो कि 13 दिसंबर को आयोजित होने हैं, जिसके लिए उम्मीदवारों के फॉर्म भरना चालू हो गए हैं। तो आज हमारे धौलपुर अभिभाषक संघ के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी उपेंद्र शर्मा जी मौजूद है। आज हम उनसे जानेंगे कि इस चुनाव को लेकर उनके क्या क्या मुद्दे हैं और उनकी क्या क्या घोषणाएं हैं। तो आइए सबसे पहले सर आप ये बताएं कि आप धौलपुर अभिभाषक संघ के अध्यक्ष के चुनाव का फॉर्म आप कब भरेंगे? माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार हर वर्ष दिसंबर माह में द्वितीय शुक्रवार को अभिभाषक संघ के चुनाव आयोजित होते हैं। हमारे यहाँ धौलपुर बार एसोसिएशन का चुनाव भी 13 दिसंबर को होने जा रहा है। मैं उसमें अध्यक्ष पद का प्रत्याशी के रूप में मैं उपेंद्र शर्मा एक प्रत्याशी हूं और कल अपना नामांकन फॉर्म भरने जा रहा हूं। सर आप सबसे पहले ये बताएं आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं MA LLB और मैंने एक PG डिप्लोमा जो लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ में PG DLL कर रखा है और उसके बाद मैं करीब 20 वर्षों से मैं यहाँ प्रैक्टिस में हूँ, व्यवसायिक हूँ विधि व्यवसाय से। यहाँ जो बार एसोसिएशन है हर वर्ष इसमें चुनाव होता है, लेकिन मैंने देखा कि न कोई मुद्दे हैं, न हर वर्ष अध्यक्ष और कार्यकारिणी कोई ऐसे इश्यूज लेके आता कि हमें इस वर्ष क्या करना है। मैं कुछ मुद्दे लेकर के इस चुनाव में आया हूँ। जैसा कि आप ये बताएं, आपने अपनी शिक्षा बताई, तो आपका धौलपुर अभिभाषक संघ में आपका रजिस्ट्रेशन कौन सी ईयर का है? मेरा 2006 का रजिस्ट्रेशन है। 2006 का इनका धौलपुर अभिभाषक संघ में रजिस्ट्रेशन है। तो अभिभाषक संघ में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें आपने अध्यक्ष पद का ही क्यों चुना? इसमें महासचिव, कैशियर और काफी पद थे, लेकिन आपने अध्यक्ष पद का ही क्यों सिलेक्ट किया? सबसे पहले तो मैं ऐसा मुझे लगता है कि मैं करीब 18 वर्ष इस व्यवसाय से हूं। दूसरा मुझे लगा कि सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण पद है जिसमें हम जो चाहते हैं, जो मुद्दे हम चाहते हैं कि जो वकीलों की जो समस्या है उन्हें हम पूरा कर सकें, उसके लिए अध्यक्ष पद ही एक ऐसा रिलेवेंट पद है जिसके जरिए हम अपने भाइयों की समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। क्योंकि अध्यक्ष मुझे ऐसा नहीं लगा कि इस तरह की क्रिएटिव हैं, कोई किसी तरह की ऐसी बातें अपने दिमाग में लेके चलती हों कि हमें ऐसा करना है। हमने सोचा कि क्यों ना हमारे वकीलों के हित में कुछ ऐसे क्रिएटिव प्रोग्राम हों, जैसे कि हम विधि व्यवसायी हैं, हमारा पेशा ये है, हमारा परिवार इसी से चलता है, तो हमें कहीं कोई वेतन मिलता नहीं है, वेतनभोगी कर्मचारी तो है नहीं हम। तो हमारी कुछ समस्या हैं, जैसे हमारा बीमा भी होना चाहिए। आज का समय असामयिक दुर्घटनाएं होती रहती हैं, हमें किसी तरह से राहत नहीं मिलती है, तो एक सामूहिक बीमा पॉलिसी का लाभ हमें मिल सके वो हमारी बार एसोसिएशन हमें प्रदान कर सकती है। क्योंकि सामूहिक बीमा पॉलिसी हमें प्रीमियम भी लगभग आधा दिया जाता है। आपने धौलपुर अभिभाषक संघ में आपने ऐसी क्या कमियां देखी अभी तक के लिए जिसके लिए आप चुनाव में खड़े हुए हैं? आपको धौलपुर अभिभाषक संघ में कौन कौन सी कमियां पाई गई? धौलपुर अभिभाषक संघ में जो व्यवस्थाओं में सबसे पहले यहाँ पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है। शुद्ध जल गर्मियों में सभी अभिभाषकों को बोतल का पानी पीना पड़ता है, बाजार से मार्केट से लाना पड़ता है या घर से लाना पड़ता है। स्वच्छ शौचालयों की व्यवस्था नहीं है, कैंटीन की व्यवस्था नहीं है। जूनियर्स की ये हालत है कि बेचारे बहुत परेशान हैं, सीनियर्स कुछ देना नहीं चाहते। उनके लिए इस तरह की कोई ऐसी व्यवस्था हो रहा जो बार एसोसिएशन उनको किसी तरह का स्टाइफंड दे सके, किसी तरह की कोई स्कॉलरशिप दे सके, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं सोचा जा रहा है कि अभिभाषक संघ कहीं किसी मीटिंग में उसने कोई इस तरह का प्रस्ताव लेके आया हो, न उस पर कोई विचार किया जा रहा हो। अब भी हमारी बिल्डिंग ट्रांसफर होने को जा रही है, दूसरी नई बिल्डिंग में जा रहे हैं, तो न ये विचार किया जा रहा कि वहां बैठने की क्या व्यवस्थाएं होंगी वकीलों की, न और नहीं ये सोचा जा रहा है कि रेवेन्यू कोर्ट और जुडिशियरी कोर्ट कहां स्थापित होंगी, उनके बीच में दूरियां क्या रहेंगी।
वकीलों को कैसे संघर्ष करना पड़ेगा, कैसे भागदौड़ करनी पड़ेगी, कोई किसी नजदीकी कैंपस में हो या उसी कैंपस में हो, उसके लिए प्रयास नहीं किया जा रहा। उसके लिए हमने सोचा कि अगर हमें अवसर मिलता है तो हम इसके लिए संघर्ष करेंगे और बीमा पॉलिसी लाने के लिए सामूहिक बीमा पॉलिसी लेके आएंगे। तो आप जैसे कि चुनाव लड़ रहे हैं अध्यक्ष पद का, तो आपकी इसमें मुख्य घोषणाएं क्या रहेंगी, और ये बताएं जिसके लिए आप धौलपुर के अभिभाषक संघ आपको मत दे अध्यक्ष पद के लिए। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि जो जूनियर एडवोकेट्स हैं, पहली वर्ष से 5 वर्ष तक के एडवोकेट्स को कुछ भत्ते के रूप में, स्कॉलरशिप के रूप में उनको मानदेय दिया जाए, जो 3,000 से 5,000 रुपए मासिक हो सकता है। और हमारी एसोसिएशन की जितनी जो आय के स्रोत हैं उसके हिसाब से हम ये व्यवस्था कर सकते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है कि सामूहिक बीमा योजना लाई जाए, जो कि असामयिक दुर्घटना बीमारी का जो प्रीमियम दे और उसका हमें लाभ मिल सके। आज किसी की मृत्यु हो जाने पर अगर हमारी बार की तरफ से 1 लाख रुपए मिलता है, बीमा पॉलिसी की तरफ से 10 लाख रुपए मिलेगा, उसको 10 गुना पैसा ज्यादा मिलेगा और बार पर कोई बर्डन भी नहीं आएगा। ये सबसे पहली प्राथमिकता है। और जो दैनिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, पानी की व्यवस्था, रोजाना स्वच्छ जल मिल सके, स्वच्छ शौचालय हो, एक कैंटीन की व्यवस्था हो। हमारे यहाँ कोई गेस्ट आता है तो हमको कहीं बिठा के उसको चाय भी नहीं पिला सकते, एक कैंटीन की व्यवस्था हो जहाँ के आराम से बैठ के हम अपने किसी अतिथि को चाय पिला सकें, उसको ब्रेकफास्ट करा सकें। जैसा कि हम आपको बता दें, हर साल अभिभाषक संघ के चुनाव होते हैं और सभी अध्यक्ष पद पर जो उम्मीदवार आते हैं हमेशा अपनी घोषणाएं करते हैं, वादे करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद उन पर कितना सक्रिय भूमिका निभाते हैं वे सब आप भी जानते हैं। लेकिन मैंने अभी तक जो देखा है कि काफी अधिवक्ता जो अध्यक्ष पद पर रहे हैं उन्होंने अपने वादे निभाए, लेकिन काफी अधिवक्ता ऐसे हैं कि वे वादा करते हैं लेकिन आज तक उनकी ओर से कोई भी वादा नहीं निभाया गया है। तो आपकी ओर से जो घोषणाएं की जा रही हैं अधिवक्ताओं के लिए, नए न्यायालय परिषद के लिए, तो उन पर आप खरा उतरेंगे या जो और भी अध्यक्ष हमेशा वादा करते हैं उनके तरह भी आप वादे करके जीतने के बाद भूल जाएंगे? मेरा उद्देश्य अध्यक्ष बनना नहीं है, अध्यक्ष तो एक माध्यम है। मैं इस माध्यम से इन समस्याओं के निराकरण के लिए अध्यक्ष बनने जा रहा हूं। लोग अध्यक्ष बनना चाहते हैं, उसके बाद में सोचते हैं। मैं अध्यक्ष बनना मेरा एक माध्यम है इन समस्याओं के निराकरण के लिए। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं अध्यक्ष नहीं बनना चाहता। अध्यक्ष तो केवल इसलिए बनना चाहता हूं कि मैं इस माध्यम से इन समस्याओं का निराकरण कर सकता हूं। तो ये मेरा संकल्प है कि मैं इन समस्याओं का निराकरण निश्चित रूप से जी जान लगा के करूंगा और जब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता मैं एक दिन नहीं बैठूंगा पूरी वर्ष। आप अधिवक्ता को कैसे विश्वास दिलाएंगे कि आप इन सभी बातों पर आप बिल्कुल खरा उतरेंगे? विश्वास दिलाने के लिए जहां तक मेरी यहां पहचान है, इस मामले में मैं बड़ा जिद्दी हूं और ये समस्याएं जो इस तरह की क्रिएटिव समस्या आज तक कोई भी अभिभाषक संघ में इस तरह की लेके नहीं आया। जो मैंने मुद्दे उठाए हैं, सबसे पहले उनकी अपने सहयोगियों के साथ चर्चा की है कि इन समस्याओं का समाधान वास्तव में किस तरह से किया जा सकता है। मैंने उसकी पूरी तरह से रीडिंग की है और उसके समाधान के लिए संबंधित लोगों से विचार विमर्श किया है और अपनी एक स्ट्रेटजी तैयार की है कि जिसके तहत काम करूंगा। इसलिए मैं समझता हूं कि लोगों को विश्वास करना चाहिए और फिर भी अगर विश्वास नहीं करते हैं तो मैं ये शपथ के साथ कहता हूं कि इन समस्याओं का निराकरण मैं बिल्कुल जी जान लगा करके करूंगा और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाता तो मैं निश्चित रूप से अध्यक्ष पद को छोड़ दूंगा। जैसा कि हमने देखा है कि उपेंद्र शर्मा जी आप काफी समय से आप पूरी बार में घूम रहे हैं और अधिवक्ताओं से आप अपने हित में मत मांगने के लिए आप निवेदन कर रहे हैं, तो आपको सभी वकीलों से आपको कैसा सपोर्ट मिल रहा है उसके बारे में बताएं। लोगों ने मेरे मुद्दों को बहुत सराहा है। लोगों ने कहा है कि पहली बार आपने इस तरह का एक नई बात शुरू की है। चुनाव की रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन ये अच्छी बातें सामने आई है। हाँ, लोगों को कुछ कड़वे अनुभव है कि कईयों ने पहले भी वायदे किए और उन वायदों पर कहीं भी किसी तरह के कोई कदम भी नहीं उठाए। वो कड़वे अनुभव लोगों को थोड़ा सा विश्वास करने में परेशानी पैदा कर रहे हैं,
लेकिन मैं उनको विश्वास दिला रहा हूं कि वो झूठे वायदे करने वाले, जो केवल वायदों के लिए ही वो इन बातों को लेके आए, न उन्होंने इन समस्याओं पर विचार किया, न उसके लिए पहल की, न उन्होंने शुरुआत की, आप उन्हें भूल जाएं। तो लोगों को मैं विश्वास दिलाने का प्रयास कर रहा हूं और मुझे लग रहा है कि लोग विश्वास कर रहे हैं और मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जैसा कि कल आपके द्वारा चुनाव को फॉर्म भरा जाना है, उसके बाद नामांकन वापसी है, तो आप नामांकन वापसी में आप अपना नामांकन वापस लेंगे या किसी वकील के द्वारा आप पर दबाव बनाया जाता है या बोला जाता है कि आप अपना नामांकन वापस लें, तो इस बारे में आपका क्या मत रहेगा? हम जुझारू हैं, किसी भी दबाव में नहीं आते, न दबाव की राजनीति में विश्वास करते। हम कल फॉर्म भरने तक अपने मित्रों से, अपने सहयोगियों से बिल्कुल बातें करेंगे और जब अगर फॉर्म भर देंगे तो हम वापस नहीं लेंगे। अगर हमारे कोई मित्र, सहयोगी जो हमारे वोटर्स हैं, अगर ऐसा मानते हैं, ऐसा कहते हैं कि आपको नहीं भरना चाहिए, तो नहीं भरेंगे, अन्यथा भरने के बाद हम वापस नहीं करेंगे। आप धौलपुर के अभिभाषक संघ के सभी अधिवक्ताओं से आप क्या निवेदन, अनुरोध करना चाहेंगे चुनाव के लिए? मैं सभी साथी अधिवक्ताओं से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप ऐसी अधिवक्ता को ही अध्यक्ष पद के लिए चुनें जो आपकी समस्याओं को जानता हो, आपके साथ रोजाना रहता हो, आपके साथ चलता हो, जिसके दिमाग में कुछ योजनाएं हो, वो ये समझता हो कि ऐसी कौन सी समस्या हैं जिनका निदान किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है। आप उनसे बातें करें कि आप क्या मुद्दे लेके आए हो और उनको कैसे, उन मुद्दों को आप लागू करोगे, किस तरह से हमारी समस्याओं का समाधान करोगे। ऐसे व्यक्ति को चुने। आपको लगता है कि मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकता हूं तो मुझे चुने। अगर आपको मुझसे ज्यादा कोई बेहतर योजना लेके आ रहा हो और उनको लागू कर सकता हो तो आप उसे चुने, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि अभी देखा जा रहा है कि धौलपुर अभिभाषक संघ का जो बार रूम है वो काफी छोटा है और धौलपुर अभिभाषक संघ में जो मतदाताओं की संख्या है वो 535 या 525 के लगभग है, लेकिन उनके लिए पर्याप्त बैठने की जगह उस बार में नहीं है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस वर्ष मतदाताओं की सूची में संख्या 523 है और हमारे यहाँ बार रूम जो था उसको भी व्यावसायिक बना दिया गया है। सबसे पहले मैं यही देखूंगा कि बार के सभी सदस्यों की प्रॉपर बैठने की व्यवस्था हो, उसको कैसे किया जा सकता है। मैं बार के सभी कार्यक्रमों को पारदर्शी बनाऊंगा, हाउस की मीटिंग बुलाऊंगा और हाउस की मीटिंग में सभी से इस बात की सलाह लूंगा कि सबसे अहम समस्या कि हम जब बार हाउस की मीटिंग बुलाते हैं उस समय हमारे सदस्यों को बैठने के लिए प्रॉपर स्थान नहीं है। जो भी हमारे पास विकल्प हैं उनके बारे में मैं विचार करूंगा। हमारे पास व्यवस्था है लेकिन उसको बनाया जा सकता है और उसके लिए उसका समाधान करूंगा। आप उपेंद्र शर्मा जी, आप अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने अपनी बताई मांगे। ऐसे ही हम सभी पदों के प्रत्याशियों से आगे बातचीत करेंगे और आप तक हम सभी इनकी घोषणाएं आप तक साझा करेंगे। धन्यवाद।